तो मुझे लगता है जो एथिक्स थे मीडिया के वो काफ़ी अब कम होने लगे हैं। तो वही व्यक्ति, आपके पेरेंट्स और आपके जो अध्यापक हैं, वही चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़े और उनसे उच्च स्तर पर जाएं। तो थोड़ा सा भटकाव आ गया है, कुछ ऐसा मुझे लगता है। तो जब मैं छोटी होती थी, 26 जनवरी की परेड देखती थी, तो मेरे मन में एक भाव उठता था कि काश मैं भी होती वहाँ। हाँ, मैं भी यूनिफॉर्म पहन के वहाँ परेड कर पाऊँ। पर इन बेटियों को ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है? उसका पहले रिटन एग्जाम्स होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, सारी चीज़ें देखने के बाद फिर कुछ बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। आज जो वर्तमान पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, वो एक हटके अवसाद में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है। पिछले 2006 से मैं जेल में काम कर रही हूँ। कोई व्यक्ति जन्मजात क्रिमिनल नहीं होता है। सब में क्या है, वो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती है, परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। कि आज का जो समय है, हम अवेयर नहीं अपनी इमोशंस के प्रति, है ना, सजगता नहीं है। मुझे बचपन से ही अध्यात्म में बहुत ज़्यादा शौक था। जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मुझे लगा कि जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, क्यों ना ये सब लोगों तक हम पहुंचा दें। इरादे हो अगर तो मंजिल खुद ही मिलती है, पत्थर भी पिघलते हैं और नदियाँ भी रुख बदलती हैं। बस हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए। चमन में हमेशा इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। चमन में हमेशा इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। नमस्कार, टाइम्स हिमाचल में आपका स्वागत है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज से ताउम्र लेता रहता है। समाज को देना, समाज को बांटना, समाज के लिए कुछ करना, समाज के लिए आत्मसात रहते हुए और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, वो बेहद कम लोगों में होता है। ऐसे लोग जो इस जज्बे के साथ आगे बढ़ते हैं, वो शख्सियत महान होती है। वो कुछ बड़े लोग होते हैं और वो कुछ समाज के लिए देने के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तैयार होते हैं। ऐसी ही बहुत सारी शख्सियत हैं। उनमें से एक शख्सियत आज टाइम्स हिमाचल में हमारे साथ हैं, तृप्ता शर्मा जी। तृप्ता शर्मा न केवल महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बल्कि समाज के कई वर्गों के लिए आज एक प्रेरणा के रूप में काम कर रही हैं। तृप्ता जी, टाइम्स हिमाचल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वैसे तो ये मुश्किल हो जाता है आपसे पूछना, क्योंकि आप एक सेक्टर में काम नहीं कर रही। आप पत्रकार रहीं, आप अध्यापक हैं, आप आज राष्ट्रीय स्तर पर एनसीसी को जो लीड कर रही हैं और बच्चों के लिए एक मार्गदर्शन कर रही हैं, उसमें आपकी सेवाएं हैं। आप युवाओं को एक अवसाद से बाहर लाने के लिए एक बड़ा प्रयास कर रही हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट पर काम कर रही हैं, आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रही हैं, जीवन जीने की कला सिखा रही हैं। तो कितने एक वृहद व्यक्तित्व है आपका। तो उसमें ये हमारे लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि शुरू कहाँ से करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे शुरू वहां से करते हैं जी। कि सबसे पहले आप अध्यापन से भी पहले आप पत्रकारिता के क्षेत्र में रही हैं जी। कैसे आना हुआ पत्रकारिता के क्षेत्र में और क्या अनुभव रहा आपका? पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा एक पहले से एक शौक था, है ना। जब मैं देखती थी टीवी में देखना, जर्नलिस्ट को देखना, तो मुझे जर्नलिस्ट वर्ड ही बहुत अच्छा लगता था। तो फिर कुछ टाइम मैंने 4 साल इसमें काम किया और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही बढ़िया। आज की और पिछले दौर में पत्रकारिता को अगर आप थोड़ी सी समानता करना चाहें, क्या लगता है पत्रकारिता का स्तर कहाँ पहुंचा है? अभी मुझे लगता है कि काफ़ी चेंज हो गया है। जैसे सोशल मीडिया आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बहुत डिफरेंस आ गया है पत्रकारिता में, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ गया है। क्योंकि आज के समय में हमें लगता है कि हर व्यक्ति जिसके पास मोबाइल हो पत्रकार है। कहीं भी आप वीडियो बना रहे हैं, उसको सोशल मीडिया में शेयर कर रहे हो, तो मुझे लगता है जो एथिक्स थे मीडिया के, वो काफ़ी अब कम होने लगे हैं, जहाँ तक मेरा विचार है। फर्क पड़ा है, ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। फिर एकदम से आप अध्यापन कार्य में आ गए। अध्यापन क्षेत्र से जुड़ने का कैसे आपको क्या लगा आपको कि ये शौक था या नौकरी के लिए आया? नहीं टीचिंग में भी शायद बाय चांस ही हुई, ये आप एक डेस्टिनी कह सकते हैं। तो जब मैं मीडिया में थी तो इन बिटवीन टीचिंग का इंटरव्यू भी दिया और उसमें हो गया। तो जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे पापा है, वो भी अध्यापन से जुड़े हैं, वो लेक्चर रिटायर हुए हैं, तो उनका था कि मैं टीचिंग में ही जाऊं। तो मुझे लगता है उनका जो संकल्प था वो ज़्यादा स्ट्रांग था कि मुझे टीचिंग में ही आना पड़ा। जबकि मैं या जर्नलिस्ट बनना चाहती थी या मैं आर्मी में फोर्सेज में जाना चाहती थी। मैक्सिमम इंटरव्यू मैंने इसके दिए, पर मुझे लगता है जो मेरे पापा का संकल्प था कि मैं एजुकेशन में आऊँ, तो मैं वहीं पे आ गई। तृप्ता जी, आप भी देख रहे हैं कि अध्यापन में स्तर गिरा है। आप सोशल मीडिया पे हर रोज़ देखते होंगे। एक समय था जब गुरु भगवान ही था, गुरु पहले थे, माँ बाप भी बाद में आते थे। हम सब भी उसी परंपरा से आगे बढ़े हैं और टीचर का मतलब इतना आदर सम्मान, आज वो आदर सम्मान भी कम हो रहा है। इसमें
टीचर्स का कुछ मतलब योगदान मानती हैं आप ज्यादा, कि बच्चे, नई पीढ़ी ऐसी है अब कि वो आदर सम्मान करना ही नहीं जानती? क्या तालमेल है ये, कैसे लेके चलते मुझे हैं? लगता है कि जैसे हम पहले पढ़ते थे तो हमको घर से भी एक संस्कार दिया जाता था कि जो अध्यापक है, जो गुरु है, वो सर्वोपरि है। बोलते हैं जैसे गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो हमको बचपन से पेरेंट्स भी यही संस्कार देते थे कि बेटा गुरु का सम्मान करना है। अध्यापक चाहे कैसे भी है ना, वो आपको हमेशा यही चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़े। और मेरा मानना है कि दो ही व्यक्ति, आपके पेरेंट्स और आपके जो अध्यापक है, वही चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़े और उनसे उच्च स्तर पर जाए। बाकी मुझे कोई ऐसा रिलेशन लगता नहीं है जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। तो आज के समय में मुझे लगता है जैसे सोशल मीडिया है ना, और हमारी जो न्यू जनरेशन है, और उसमें जो न्यू जनरेशन का मैं मानती हूँ कि जैसे पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो उसमें दादा दादी, नाना नानी, बहुत सारे चाचा ताए सब होते थे। उससे एक एडजस्टमेंट आता था, है ना, एक दूसरे के साथ बांटना, केयरिंग शेयरिंग सब होता था, बड़ी फैमिली होती थी। आज जब छोटे परिवार है, पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चा ज्यादा कहाँ है, वो उसमें एडजस्टमेंट नहीं है, शेयरिंग नहीं है, क्योंकि सिंगल चाइल्ड भी है बहुत लोगों के, तो उनमें वो बांटने की भावना नहीं है। उनको लगता है कि सब कुछ मेरा है। जो बची है वो सोशल मीडिया ने पूरी कर दी है। अपने अपने कमरों में सब मोबाइल पे बिजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो छोटा मोटा परिवार है भी, वो भी वर्गीकृत हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो तो गुरु है ना, देखो एक अध्यापक है, मैं एक अध्यापक भी हूँ, तो हम एक जो बच्चे को है सही दिशा देते हैं, है ना। एक अध्यापक के लिए जैसा अपना बच्चा है ऐसे सारे बच्चे हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चे हमारे पास सौंपे होते हैं, उनको विश्वास है कि इनका सही एक दिशा दी जाएगी। तो आज के समय में जो टीचर है वो बच्चों को सही दिशा देते हैं, पर एक जो डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया का, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है, पीयर ग्रुप का है, कई सारी चीजें हैं, तो मे भी हो सकता है उसमें थोड़ा सा भटकाव आ गया है, कुछ ऐसा मुझे लगता है। तृप्ता जी, एक सफर आपका बड़ा कामयाब सफर है, जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, बच्चे भी प्रेरणा लेते हैं, खास करके नई जो जनरेशन है। राष्ट्रपति से आप सम्मानित हुई और एक नए क्षेत्र में आपने पदार्पण किया। उसको हम ये कहते हैं कि हमारा जो सशस्त्र बल है, सेना है हमारी, उसके प्रति सबका जज्बा है, हमारा भी है, पूरे देश का है, राष्ट्र पूरा हमारी सेना को सल्यूट करता है। आप भी उस क्षेत्र में गए और आपने एनसीसी को ज्वाइन किया। एनसीसी में आज तो आप एक अधिकारी के रूप में हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानना आपसे चाहते हैं कि आपका एनसीसी के प्रति कब से शौक जागा और आपने उसमें क्या उपलब्धियां, जरा हमारे दर्शकों के साथ साझा करें आप। जी जरूर। जब मैं कॉलेज में गई, पहले तो मैंने कोशिश की मैं स्कूल में एनसीसी रखूं, पर जब तक मैं गई तब तक एनरोलमेंट पूरा हो चुका था, मुझे वैकेंसी नहीं मिली। तो उसके बाद जब मैं कॉलेज में गई, आरकेएमबी कॉलेज, वहाँ मैंने एनसीसी रखी। और एनसीसी का मुझे बचपन से बहुत जो यूनिफॉर्म होती थी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती थी। जब एक यूनिफॉर्म पहन के निकलते थे, एक प्राउड फील होता था। फिर उसके बाद जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की तो मैंने काफी सारे जितने भी कैंप्स होते हैं, काफी सारा एक्सपोजर उसमें मिला। फिर उसके बाद एक रिपब्लिक डे दिल्ली का सिलेक्शन कैंप रहता है, उसमें कम से कम हम 4 महीना ट्रेनिंग दी जाती है, 4-5 महीने ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसे काफी फेज से गुजरना पड़ता है। कॉलेज लेवल पे होता है, फिर ग्रुप लेवल पे होता है, फिर डायरेक्टरेट लेवल पे होते हैं। एनसीसी का पंजाब हरियाणा हिमाचल का एक ही डायरेक्टरेट है, तो उसमें से बहुत कम बच्चे जाते हैं। तो उसमें सिलेक्शन हुआ। तो जब चंडीगढ़ से सिलेक्शन हुआ तो मेरा 3 चीजों में हुआ था, गार्ड ऑफ ऑनर में हुआ था, और पैराग्लाइडिंग में हुआ था, और राजपथ पे हुआ था। तो उसमें से तीनों में से एक ही चीज की जाती थी। तो जब मैं छोटी होती थी, 26 जनवरी की परेड देखती थी, तो मेरे मन में एक भाव उठता था कि काश मैं भी होती वहां। हाँ, मैं भी यूनिफॉर्म पहन के वहां परेड कर पाऊं, पर मुझे पता नहीं था कैसे करते हैं। तो मुझे वो मौका मिला, तो मैंने 26 जनवरी राजपथ, जो आज को कर्तव्य पथ भी कहा जाता है, उसको चुना। तो हम उसमें पूरे इंडिया में से 121 का कॉन्टिजेंट मार्च करता है, तो उसमें मैंने मार्च किया था। और उसके बाद फिर बहुत मौका मिला, वहाँ पे प्राइजेस मिले, प्रेसिडेंट से हम मिले, प्रधानमंत्री से मिले, सारे चीफ से मिले, शिक्षा। बड़ी बात है तृप्ता जी, गार्ड ऑफ ऑनर दिया आपने, राष्ट्रपति से लेकर के जो वीआईपीज होते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री या बड़े स्तर के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या सेना के बड़े अधिकारी होते हैं, तो ये बड़ी ऑनर की बात है इसके लिए। उसके बाद आप टीचिंग में भी आए और टीचिंग के बाद आपने फिर अब एनसीसी को भी आप प्रभारी हैं, और एक बड़े प्रतिष्ठित स्कूल में आप, पोर्टमोर स्कूल में आप अभी एनसीसी के प्रभारी भी हैं। तो इस सफर में आप ये हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि एनसीसी क्या है, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, और बच्चे क्यों उसको ज्वाइन करें।
एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जैसे सब जानते हैं, और आज के समय में तो आप देखोगे एनसीसी कैडेट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसका, है ना। तो जैसे मैं अपनी बात कहूँ, जब मैं 2018 में पोर्टमोर में आई तो वहाँ पे वैकेंसी खाली थी एनसीसी ऑफिसर की। तो हमको एक लेटर दिया गया, सबने अप्लाई किया, उसके बाद इंटरव्यू हुए, उसके बाद दिल्ली बोर्ड गया, डिफेंस मिनिस्ट्री से अप्रूव होके आता है। फिर मेरे 3 महीने की ट्रेनिंग हुई ग्वालियर में, तो उसमें 3 मंथ्स की ट्रेनिंग रहती है, पूरा कमीशन होता है। IMA देहरादून से इंस्ट्रक्टर आते हैं, पीपिंग सेरेमनी होती है, प्रॉपर एक कमीशनड ऑफिसर वहाँ से निकलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एनसीसी एज ए ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पर मेरे पास 100 का ट्रूप है, 100 बच्चे हैं जिनका कि इंटरव्यू दिया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। और इसमें आज की डेट में बच्चों को बहुत सारे एवेन्यूज आगे आते हैं। अगर C सर्टिफिकेट होल्डर बच्चा है तो अगर आप जाओगे, जैसे IMA में सीट्स होती है, उनके लिए वैकेंसीज रखी होती है, OTA चेन्नई, ग्वालियर, कानपुर, कई जगह पे उनकी स्पेशल सीट्स होती है। अगर फोर्सेज में जाना है, जैसे आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, अलग से वैकेंसीज होती है। एनसीसी कैडेट जो C सर्टिफिकेट होल्डर है वो उसमें डायरेक्टली, जैसे उसमें अराउंड 100 के आसपास रहता है, 100 सीट्स रहती है। उसमें आपको रिटर्न नहीं देना पड़ता है, आपको सीधे सीधे जाके वो वाइवा और स्क्रीनिंग थोड़ी होती है और वो वैकेंसीज उनके लिए दी जाती है। तो आज की डेट में बड़ी बात का क्या है इसमें? बड़ी बात ये है कि इस समय आप जो बड़ा काम कर रही हैं वो ये है कि आप बेटियों के लिए कर रही हैं। अभी आपके पास तो बेटियां हैं, सारी छात्राएं हैं, और ये बड़ी बात है क्योंकि एक जो बॉय है वो फिर भी अपना रास्ता निकालने के लिए जद्दोजहद करके निकल जाता है। वो तो कुछ भी, बेटियां सिर्फ पहले सोचती हैं, फिर उनको कई कॉन्सिक्वेंसेस दिखती है, कुछ मुश्किलात दिखती हैं, बड़ी समस्याएं आती हैं। एनसीसी करूं, ज्वाइन ना करूं, ये समस्या तो नहीं आएगी, मैं कैसे कर सकती हूं, मैं ये कर सकती हूं कि नहीं। और खास करके गवर्नमेंट स्कूल में जब हम देखते हैं इस तरह का, लेकिन ये बेटियां, 100 बेटियां आप हर साल एक नया तैयार करके निकालते हैं। तो इन बेटियों को ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्रक्रिया रहती है, किस किस ट्रेनिंग से इनको गुजरना है और कहाँ तक पहुंचाने का आपका लक्ष्य है इनको? जी, जैसे मैं अपने स्कूल की बात करती हूँ पोर्टमोर की, वहाँ तो इतने ज़्यादा बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा जागरूक भी है। जैसे 100 वैकेंसी मेरे पास है तो बच्चे कम से कम 300-400 बच्चे होते हैं। तो उसके लिए स्पेशली एक परमानेंट जो आर्मी का स्टाफ होता है वहाँ पे हमारे स्कूल में आते हैं। उनका पहले रिटन एग्जाम्स होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, सारी चीज़ें देखने के बाद फिर कुछ बच्चे को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। और हमारे स्कूल की अगर बात करो तो बच्चे इतने शौक से पार्टिसिपेट करते हैं, फिर मुझे भी मुश्किल हो जाता है किसको रखे किसको नहीं रखे, पर कुछ क्राइटेरिया तो रखना ही पड़ता है, किसको ले किसको नहीं ले। और अभी भी बच्चे आप देखोगे 2018 से अगर मैं बात करूँ, जब से मैं हूँ, वैसे तो एनसीसी 1965 से पोर्टमोर में एनसीसी है, पर जब से मैं हूँ मैं तब की बात कर सकती हूँ। 2018 से हमारा स्टेट लेवल का कैंप होता है जिसमें 600-700 कैडेट्स होते हैं। डिफरेंट प्राइवेट स्कूल हो गए, कॉन्वेंट हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, इनका टफ कॉम्पिटिशन्स कैंप में रहता है। कल्चर एक्टिविटी रहती है, स्पोर्ट्स रहता है, फायरिंग होता है, आर्मी ट्रेनिंग होती है। तो उसमें हमारे पिछले 8 साल से आपको 2018 से ऑलराउंडर बेस्ट इंस्टीट्यूशन हमारा रहा है। इस बार हमारे 45 गोल्ड मेडल आए, 3 ट्रॉफीज आए, बेस्ट ऑलराउंडर पोजीशन हमारी आई है और बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म वहाँ पे करते हैं। हम तो दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि तृप्ता जी की जो पास जो टीम है, बच्चे आज ओवरऑल जो चैंपियन बन रहे हैं, वो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है बच्चों को, खास करके बेटियों को कहीं पर भी कम आंकने की, हमें लगता है कि कम आंकने की जरूरत नहीं है। बेटियां बहुत आगे हैं और आप इसका खुद एक हमारे पास उदाहरण है। थैंक यू। इससे थोड़ा हटके, क्योंकि एनसीसी में तो आप कर ही रहे हैं, अब तो आप यहाँ के प्रभारी भी हैं और बहुत सारी और भी आगे आपसे उम्मीदें रहेंगी। लेकिन एक आज जो वर्तमान पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, वो एक हटके अवसाद में है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है। और टेंशन हो सकता है, बहुत सारे कारण है उसके, बेरोजगारी एक मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, भटकाव है। उस भटकाव में वो गलत रास्ता चुन रहे हैं और स्ट्रेस में जाते हैं, सुसाइडल केस बढ़ रहे हैं और गलत रास्ता चुन रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं बच्चे। उसमें एक बड़ा अच्छा काम आप कर रही हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के, एक अवसाद प्रबंधन को लेकर के। ये क्या है आपका, ये मैनेजमेंट क्या है और कैसे आप इसमें युवाओं को इस जो लत से बाहर ला रहे हैं, इस अवसाद से बाहर ला रहे हैं, ये क्या प्रोसेस रहता है आपका? जी, अब मैं बता दूं, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हूँ। परम पूज्य श्री रविशंकर जी इसके फाउंडर हैं। तो उनके बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो युवाओं को बाहर लाने के लिए, तनाव से बाहर लाने के लिए हम कंडक्ट करते हैं स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। और स्पेशल मैं यह बात आपसे करना चाहूँगी प्रिजन के बारे में।
पिछले 2006 से मैं जेल में काम कर रही हूँ, तो मैंने बहुत सारे इतना फर्क उन लोगों में पाया है। जेल में कैदियों के लिए भी और स्टाफ के लिए भी होता है, क्योंकि तनाव में तो हर कोई व्यक्ति है आज के समय में, इतनी भाग दौड़ है, इतना कंपटीशन है। आसान तो नहीं ना। हाँ, पर मुझे लगा, देखो, जब आप किसी ऐसे रास्ते पे होते हो, अध्यात्म के रास्ते पे होते हो, तो दृष्टिकोण में शिफ्ट जरूर आता है। बात सिर्फ दृष्टिकोण की है। शायद अगर मैं उससे पहले प्रिजन जाती तो मुझे नहीं लगता मैं उनसे बात भी कर पाती, क्योंकि जब पहले से पुलिस को भी देखते थे, अगर तो किसी प्रिजनर्स का नाम सुन लिया तो डर लगता था। पर गुरुदेव ने एक ऐसा रास्ता दिखाया, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जन्मजात क्रिमिनल नहीं होता है। सब में क्या है, वो कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस होती है, परिस्थितियां ऐसी होती है कि इस रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो जब हम उनसे मिलते हैं ना, कोर्स करते हैं, तो उनके अंदर एक जैसे कोई एक अंदर बाहर निकलने के लिए एक कोई चीख पुकार है कि हम उनसे यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, कोई गलती हो गई है, क्यों इमोशन पे कंट्रोल नहीं था। गलती हम तभी करते हैं जब हम तनाव में होते हैं और अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है। किसी बात पे गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ापन हो गया, तो कुछ ऐसा काम कर दिया कि रिजल्ट वो हो गया है। पर जब वो कोर्स करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उनमें इतनी सजगता आती है। वो कहते हैं कि अगर हमने ये पहले किया होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आज का जो समय है, हम अवेयर नहीं अपनी इमोशंस के प्रति, है ना, सजगता नहीं है, वही पेशेंस नहीं है ना। कुछ भी लाइफ में आपको चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। आज के समय में, आज का जो जनरेशन वो क्या चाहता है, इंस्टेंट। अभी आपने किया, अभी तुरंत रिजल्ट चाहिए, त्वरित रिजल्ट चाहिए। वो पेशेंस नहीं है कि चलो आज आपने बीज डाला तो इट विल टेक सम टाइम, उसको उगने के लिए कुछ समय चाहिए। पर आज की जनरेशन को एकदम चाहिए। पनीरी है, जैसे आपके एनसीसी में, एनसीसी क्या है, सेना की पनीरी है। Exactly, यहाँ से सैनिक तैयार होते हैं। बिल्कुल, देश का, देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का जज्बा यहाँ से तैयार होता है। तो उसी तरह से ये जो नई पीढ़ी है, ये भी जो त्वरित से बाहर आकर के अगर ठीक से काम करे, लेकिन इसको गाइडलाइन चाहिए, दिशा निर्देश चाहिए, एक अच्छा रास्ता चाहिए। उस प्रोसेस में आप अच्छा काम कर रहे हैं। हम ये जरूर जानना चाहेंगे आपसे, आर्ट ऑफ लिविंग से आप कब जुड़े? क्योंकि आप श्री श्री रविशंकर जी, जो बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं हमारे भारतवर्ष के, पूरे विश्व के, और आज एक अलग उन्होंने एक दिशा निर्देश, एक रास्ता नई पीढ़ी के लिए, हमारे देश के युवा पीढ़ी के लिए भी दिया है। आप उनके सानिध्य में बहुत बार हम आपको देखते हैं, बहुत बार उनको हमने आपके वीडियोस में या पिक्चर्स में देखते हैं। ये उनसे कैसे आपका सानिध्य हुआ और कैसे आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े? मुझे बचपन से ही अध्यात्म में बहुत ज्यादा शौक था। जब मैं छोटी हुआ करती थी, 4-5 साल की, तब से मैं भगवत गीता पढ़ती थी। और एक जो योगिक पोस्चर होते हैं, जैसे सुखासन में किसी का पोस्टर देख लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो अट्रैक्ट करता था। तो मुझे बचपन से अध्यात्म में बहुत ज्यादा शौक था। पहले से मैं त्रिकाल संध्या करना, पूजा करना, गीता पढ़ना, रामायण पढ़ना, तो बचपन से सारे शौक थे। और फिर जैसे एकादशी होती महीने में, तो मैं 2 दिन मौन व्रत भी रखती थी और स्कूल भी जाती थी। तो शायद मुझे लगता है पिछले जन्म का कुछ प्रारब्ध का ये रहता है। तो 99 में जब गुरुदेव पहली बार शिमला विजिट किया था, तो ऐसे कुछ लोगों ने पहले कोर्स किया था, मेरे ब्रदर ने किया था, तो फिर उसने बताया ऐसे कोर्स करो, है ना। फिर हमने कोर्स किया। फिर जब कोर्स किया तो जीवन में एकदम, कहते हैं ना, शिफ्ट आ जाता है ना। तो मुझे लगा कि जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, क्यों ना ये सब लोगों तक हम पहुंचा दे, है ना, एक माध्यम बने। क्योंकि हर जगह एक व्यक्ति या एक सोल नहीं जा सकती है, कहते हैं ना, हरि के हजारों हाथ। तो मुझे भी लगा कि मैं भी एक हाथ बन जाऊं, जो लोग तनाव में हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, उन तक मैं भी पहुंच पाऊं। तो गुरुदेव का एक ग्रेस है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं भी जाके लोगों में ये कर सकूं। और मुझे लगता है कि अगर इस शरीर में हम आए, अगर हम जीवन में किसी भी एक व्यक्ति को भी दिशा दे दी ना, सही रास्ते पे चला दिया, तो मुझे लगता है कि हमारे शरीर में आना सफल हो गया, जहाँ जो मेरा मानना है। क्योंकि आज के समय में बहुत लोगों को ऐसी जरूरत है, दिशा की जरूरत है। अगर एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी, नाम तो नहीं लूंगी। कुछ साल पहले मैं एक कोर्स कंडक्ट कर रही थी, तो यूथ का था, कॉलेज का था। कोई कॉलेज की एक गर्ल मेरे पास आई, शी वाज क्राइंग। वो कहती कि दीदी, व्हेन आई वाज 15 ईयर्स, 15 साल की थी, तब से मैं अल्कोहल ले रही हूँ, स्मोकिंग कर रही हूँ, ड्रग्स ले रही हूँ। और तब वो 19 साल की थी और इतना रो रही थी कि मैं इससे बाहर निकलना चाहती थी। पहले मैंने शौक में लिया, अब ये जो आदत है मुझे छोड़ नहीं रही है। फिर उसने कोर्स किया, कई सारी चीजें। अब आज शी इज वेल सेटल्ड, उसकी मैरिज हो गई, जॉब लग गई है।
तो मीन्स कि अगर आप किसी को दिशा दो, सही दिशा में ले जाओ, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा दान या सेवा आज के समय में यही है, किसी को तनाव से मुक्त करना, किसी को सही दिशा देना। क्योंकि सबके पास आज पैसा भी है, हर चीज सबके पास, सुविधाएं सबके पास है, पर एक दिशा नहीं है कि हमें किस दिशा में जाना है। दिशा उस पीढ़ी को नहीं है जिस पीढ़ी ने राष्ट्र का निर्माण करना है। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे नई पीढ़ी के कंधों पे है देश का निर्माण, बिल्कुल, और ये खोखली होगी बिल्कुल, तो राष्ट्र खोखला हो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रयास आप कर रहे हैं। बिल्कुल। चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे क्या संदेश है आपका और क्या लक्ष्य है आपका आगे आने वाले समय के लिए? क्या सोच के रखा है आपने कि किन फील्ड में, किस दिशा में आपने आगे बढ़ करके समाज का नेतृत्व करना है? मेरा उद्देश्य तो यही है कि खास तौर पर युवा पीढ़ी से कि अपना जो जीवन है ना, जीवन बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है। अंकों के साथ न तोले, क्योंकि हमारी प्रतिभा विभिन्न दिशाओं में है, और अपना अगर एक फेलियर हो गया तो क्या है, सफलता की पहली सीढ़ी है ना। कहते हैं ना कि हार के बाद ही या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, हारना कुछ होता नहीं है। या किसी चीज से हम सीखते हैं या उससे जीतते हैं, दो चीजें हैं। तो अगर हम दृढ़ निश्चय से आगे बढ़े तो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगी, इरादे हो अगर तो मंजिल खुद ही मिलती है, पत्थर भी पिघलते हैं और नदियां भी रुख बदलती हैं। बस हमारे इरादे मजबूत होने चाहिए और हमारे माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है और मुझे कहाँ पहुंचना है। तो आपका जो गोल है जरूर आप उस तक पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया तृप्ता जी। और हम अपने दर्शकों को भी जरूर बताना चाहेंगे कि तृप्ता जी अपने आप में एक प्रेरणा है, उदाहरण है समाज में। और कोई भी जब हम स्टेप उठाते हैं समाज में तो ये सोच के उठाएं कि समाज हमें बना रहा था, अब हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि हम समाज के लिए कुछ करें। और ऐसा ही उदाहरण आज तृप्ता जी हैं, जो समाज में एक जन जागरण का अभियान चलाए हुए हैं। चाहे वो युवाओं को अवसाद से बाहर लाना है, नई पीढ़ी को सेना के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक जज्बे के साथ आगे बढ़ाना है। तो तृप्ता जी, आपकी बातों को मैं जावेद अख्तर की 2 पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम को भी समाप्त करेंगे कि धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, धुआं जो कुछ घरों से उठ रहा है, कल पूरे शहर पे ना छा जाए तो कहना। बहुत ये जो जागरण है आपका, ये एक दिन मुहिम रंग लाएगी और ये पूरे समाज में फैलेगी, लोग जागेंगे और नई पीढ़ी आपसे शिक्षा लेगी। आप आज टाइम्स हिमाचल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।